क्योंकि मेंस में टाइम ज्यादा रहता है और क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएंगे। पर प्री में टाइम कम रहता है और क्वेश्चन भी इजी रहते हैं, इजी टू मॉडरेट। ये अगर हो गया तो 10-15 मार्क ऐसे ही गेन हो जाते हैं। और एक न्यूज रीडिंग की हैबिट एग्जाम होने तक तो रखो। अभी क्या सर, इंस्टाग्राम पे तो कचरा कचरा फैला हुआ है, वहां पे हाँ, ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे सब। सही बात मैं है। तो यूज नहीं करता हूँ पर्सनली, मुझे पसंद नहीं हो। इंटरव्यू सर इजी रहता है, फिर मतलब ऐसा इंटरव्यू मुझे सर 95 मार्क्स थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलीवुड। आई एम योर मेंटर प्रबल लवानिया। और आज हमारे साथ हैं हेमंत, जिन्होंने क्वालिफाई किया है आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क 2023 में। आज हम लोग उनसे बात करने वाले कि क्या एग्जाम को लेकर स्ट्रेटजी बनाई थी उन्होंने और कैसे एग्जाम को क्वालिफाई किया। सो वेलकम टू हॉलीवुड हेमंत। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हेमंत, एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि आप कहाँ से हैं एंड कैसे आपने सोचा प्रिपरेशन करने का कि मेरे को बैंकिंग फील्ड में ही जाना चाहिए। सर मैं महाराष्ट्र से हूँ सर। वाशिम डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, विदर्भ में। वहाँ मंगरुळपीर तहसील है हमारा, वहाँ से। और अभी करंटली परभनी में पोस्टेड हूँ सर। सर ऑलरेडी मैंने आईटी कंपनी में जॉब किया था इसके पहले, पर मुझे लगा कोई सिक्योर जॉब होना चाहिए और कुछ अच्छी जॉब होनी चाहिए पब्लिक सेक्टर के लिए, क्योंकि मेरे फादर भी इंडियन आर्मी में रह चुके हैं। ओके। तो एक देश सेवा का भाव रहता ही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आर्मी में तो नहीं जा सकते, तो इसलिए यहाँ प्रिपरेशन चालू किया। फिर बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगा तो उसके लिए इधर आ गए सर। एग्जैक्टली कितना टाइम आपने प्रिपरेशन को दिया, मतलब कितने टाइम में आपने सिलेक्शन फाइनल कर लिया जब आपने तैयारी शुरू करी। 3 to 4 years लगे सर, क्योंकि और भी चीजें थी करने को मुझे, पर उसके साइमल्टेनियसली ये भी किया मैंने। अच्छा, प्रिपरेशन के टाइम पे कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगा और कौन सा सेक्शन आपको लगा कि हाँ ये डूएबल है। ऐसा कुछ नहीं लगा सर, क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, तो ऐसा ज्यादा नहीं लगा। पर थोड़ा मैथ्स के सर एग्जाम के हिसाब से थोड़ा अलग ही आता है। बाकी प्रिपरेशन तो ठीक ही थी सर, कोई ऐसा सब्जेक्ट स्पेसिफिकली टफ नहीं बोल सकता कि यह है। अच्छा, जब आपने प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट करा तो एक सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए क्या था, मतलब अब जब आपने शुरुआत करी होगी और कैसे मतलब चीजों को टैकल करा, कैसे आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन को स्टार्ट करा। जैसे बहुत सारे बिगिनर है जो सर देखेंगे इंटरव्यू के लिए, तो कहीं ना कहीं एक उनको चाहिए होता है ना कि अब नए स्टूडेंट को कैसे हम्म, शुरुआत करनी चाहिए, जो आपने करी होगी। जो नया बिगिनर स्टूडेंट आता है ना, कोई भी रहे, बेसिक्स पता नहीं रहता। हम जो चीजें करते हैं ना वो अलग रहती है, और यहाँ पे चीजें वो एक्यूरेसी के साथ स्पीड में करनी रहती है। बिल्कुल। पर नए स्टूडेंट को यही बोलना चाहता हूँ कि जो भी है पहले कोर को एस्टेब्लिश कीजिए। जो बेसिक्स है उस पे ही पूरा गेम है, जो एग्जाम का कोर है। क्योंकि बेसिक्स की लैंग्वेज, सब ये जो लैंग्वेज का जो मोल्ड रहता है एग्जाम के लिए, क्योंकि जितना अच्छा पढ़ पाओगे उतना जल्दी उसका आंसर आएगा। और बिल्कुल। बेसिक्स के लिए एक इंग्लिश, इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश का कैसा है सर, टोटल एग्जाम हम इंग्लिश में देते हैं, हर लोग। तो अगर सेंटेंस जल्दी समझ में आए तो जल्दी आंसर दे सकते हैं। बिल्कुल। इंग्लिश सिर्फ एज अ सिलेबस नहीं, एज अ लैंग्वेज कंसिडर किया तो इजी जाएगा पूरे एग्जाम में। इंग्लिश को अगर कवर कर लिया तो मोस्ट ऑफ द एग्जाम आपका 50% डन है। क्योंकि बिल्कुल। उसकी लैंग्वेज को आपने जैसे ट्रबल शूट और ये कर लिया, आइडेंटिफाई, जो अंडरस्टैंडिंग रही आपकी, उससे ही आपका रीजनिंग, उसमें भी लैंग्वेज ट्विस्ट करके आती है, बिल्कुल। और मैथ्स में भी। तो ये चीजें है ना, जल्दी जल्दी क्लियर होती है। बेसिक्स एक बार क्लियर हो गया तो ये चीजें आराम आराम से हो जाएंगी, मतलब। और मॉक, डेली एक मॉक देना ही पड़ेगा। मेरा स्ट्रेटेजी अलग अलग एग्जाम के हिसाब से रहता था, पर जो भी है सब कोर कोर का गेम है सर। एक बार आपने वो समझ लिया तो सब चीजें होती है। पर बेसिक्स, बेसिक्स में जो कैलकुलेशन रहती है, जैसे मैथ्स में रीजनिंग रहा, या इंग्लिश रहा, इंग्लिश वो क्या वगैरह थोड़ा, तो ये चीजें आप जल्दी कर सकते हैं। बीटेक जैसे हो गया वैसे ये चीजें हो जाएंगी। बिगिनर के लिए एक ही चीज बोलना है कि जो भी कोर है उसको एस्टेब्लिश कीजिए, बेसिक्स को। फिर बाकी उसके ऊपर है, क्योंकि बेसिक अगर पक्का नहीं रहा तो ऊपर का मकान बनेगा ही नहीं कभी। अच्छा, जब प्रीलिम्स के लिए एक बेसिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ अपन एक फाउंडेशन तैयार कर लेते हैं, अब सबसे बड़ी चीज Yes. आती है कि एक कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन एक टाइम ड्यूरेशन में रह जाता है। उसका रीजन है कि हम्म, प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स के लिए पढ़ते रहना,
और फिर तुरंत मेंस के लिए स्टार्ट करना। बट मेंस के लिए अपने पास 15-20 दिन 25 दिन ही मिलते हैं, मैक्स टू मैक्स 20 दिन ही मिलते हैं अगर देखा जाए रफली, तो yes, आफ्टर द रिजल्ट। हम्म। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी कि प्रीलिम्स के साथ ही थोड़ा थोड़ा मेंस पढ़ते रहे, स्पेशली जीए को लेके? क्योंकि जीए सेक्शन हर बार कहीं ना कहीं एक सरप्राइज करता है चीजों के साथ। सर ये चीजें है ना, मेंस का क्या रहता है अभी, एग्जाम हुआ कि 20-25 दिन ही मिलते हैं, कुल मिला के 20 दिन 25 दिन, उसमें भी 1-2 दिन वेस्ट ही जाते हैं डिप्रेशन में। डिप्रेशन नहीं बोल सकते पर टेंशन में, क्या हम्म। करूँ कैसे करूँ। तो बिल्कुल। उसके लिए सपोज सर अभी जून में एग्जाम है, तो हमें प्रिपरेशन 3-4 महीने पहले से ही चालू करनी पड़ेगी उसके लिए। पर ये नहीं कि सिर्फ प्री का ही कर रहे हैं, प्री के एक बार कंसेप्ट क्लियर कर लो 2-3 महीने पहले, और मेंस का उसके साथ ही चालू करो। जैसे अभी सपोज मैं क्या करता था, प्रीलिम्स का डेली एग्जाम देता था, सपोज 7 डेज अ वीक है, तो उसमें 5 डेज फ्री देना, और सैटरडे संडे है, संडे को जीए नहीं रहता है, जीए का क्लास वगैरह नहीं रहता है, कौन सी हम्म। भी इंस्टीट्यूट रहा हो अभी, तो सैटरडे को एक मेंस का एग्जाम देना, और उस दिन प्री का कुछ नहीं करना, संडे को भी वो कुछ नहीं करना, और उसका एनालिसिस सैटरडे संडे करना। मतलब उसके साथ क्या होता है कि प्री और मेंस का पैरेलल बैलेंस चलता है। और सपोज अभी एग्जाम 1 जून को है, हमने क्या मार्च अप्रैल में 3 महीना यही शेड्यूल फॉलो किया, बेसिक्स क्लियर किए, प्री दिया, इंटरव्यू दिया, परसेंटाइल, ये वो चीजें रहती है, बहुत सारे फैक्टर। और जैसे अभी प्री का एग्जाम आ गया, 1 जून को है, 10-15 दिन पहले सिर्फ प्री का ही करना फिर, क्योंकि वो टाइम में मेंस नहीं कर सकते, पर पैरेलल में रेगुलर का जीए करते रहना पड़ेगा। एटलीस्ट एग्जाम के 15 दिन पहले तक का जीए करना पड़ेगा, 4 महीने में फोकस करना है। तो वो ऑटोमेटिक फिर वो सभी चीजें पैरेलल में चलेगी, क्योंकि मेंस में टाइम ज्यादा रहता है और क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाएंगे। पर प्री में टाइम कम रहता है और क्वेश्चन भी इजी रहते हैं, इजी टू मॉडरेट, कभी कभी डिफिकल्ट आती है तो वो ये हो जाता है एग्रीगेट, उसका नॉर्मलाइजेशन हो ही जाता है उसका। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, मेंस साथ में ही करना पड़ेगा। एग्जाम के 10-15 दिन पहले आप थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं उसको, प्री पे फोकस करके, पर जीए कंटिन्यू रखना पड़ेगा, उससे होगा नहीं कुछ। और आपका ही बैच लिया था मैंने, जीए दक्ष बैच नाम था। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मॉक टेस्ट का, मतलब यस हार्ट एंड सोल ऑफ योर प्रिपरेशन मॉक टेस्ट। अब यस सर। होता क्या है कि बहुत सारे मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं टेलीग्राम पे और लाइव चैट में। कोई बिगिनर है, जब वो पहला मॉक टेस्ट देता है, इवन आपने भी पहला मॉक टेस्ट दिया होगा, तो उसमें मार्क्स नहीं होंगे, तो वो कहीं ना कहीं एक वो डिमोटिवेशन आता है और एक्सपेक्टेशन रहती है कि पहला मॉक टेस्ट दे, मैंने फाउंडेशन थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, अब मैं पहला मॉक टेस्ट दूंगा तो मेरे हम्म को नंबर मिलने चाहिए, कम से कम 40, 50, 55 नंबर आने चाहिए। तो वो एक, जैसे ही 20, 22, 25 नंबर आते हैं तो वो एक डिप्रेशन आता है। तो कैसे टैकल किया जाए? क्योंकि स्टूडेंट कई बार पूछते हैं कि सर नंबर ही नहीं आ रहे हैं तो हमने मॉक टेस्ट देना छोड़ दिया। तो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मतलब मॉक टेस्ट को एनालाइज कैसा करें, पहली चीज ये। दूसरा चीज, मॉक टेस्ट में जो मार्क्स कम आते हैं वो चीज कैसे टैकल करी जाए? सर, मॉक टेस्ट का मुझे भी स्टार्ट में 20-25 नंबर ही आए थे, और कंटिन्यू ये 2 महीने आए थे कम से कम। मैं डेली सोचता था कि ये हो ही नहीं पाएगा। तो बिल्कुल। सब स्ट्रैटेजी के गेम है सर, और बेसिक्स का गेम है, फ्री में वही रहता है। हम्म। फिर बाद में मतलब ग्रेजुअली वो बढ़ते गया सभी। पर उसमें ये चीज समझ में आती है कि प्रेशर हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी उसके लिए, क्योंकि हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते वक्त हाइपर हो जाते हैं। हाइपर बिल्कुल। नहीं होना है, क्योंकि एक बार आप 1 घंटा अंडर प्रेशर मतलब साइलेंस में काम कर सकते हैं बिना पैनिक हुए, तो वो ऑटोमेटिकली आपके मार्क इंक्रीज हो जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है अपना, या आपने को मतलब उस पर टाइम वेस्ट गया, जिससे स्विच करना आना चाहिए, वो चीज उससे ऑटोमेटिकली मार्क्स बढ़ जाते हैं। जैसे अभी इंग्लिश का रहता है, सपोज इंग्लिश का सेक्शन लेते हैं, तो उसमें सर फर्स्ट 20 मिनट्स ही है अभी भी, या पैटर्न चेंज हो गया, ट्वेंटी नहीं मिनट्स नहीं, ही है ना। 20 मिनट्स। हाँ, तो मैं क्या करता था सर, पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चन है इंग्लिश के, वो सॉल्व कर लेता था 12 मिनट्स में, फिर एक पैसेज रहता था लास्ट में, फिर एट बिल्कुल। मिनट्स में आराम से एक पैसेज पढ़ के सॉल्व करना, क्योंकि उसमें एनालिटिकल पावर लगती है। तो उससे क्या होता था, ये 12 मिनट्स में बाकी सब मिसलेनियस कवर हो जाता था, जो नहीं आता उसे स्किप ही कर देते थे। मतलब ये पता ही नहीं इसमें समझ में आना तो वो, पर इंग्लिश मेरा स्ट्रांग था सर, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था मुझे। तो फिर बाकी के 8 मिनट में मैं वही चीज करता था कि पैसेज पढ़ लेता था, और पैसेज में ही सब आंसर रहते, नियरेस्ट तो एनालिटिकल क्वेश्चन।
ये इंग्लिश के लिए करता था, मतलब 12 मिनट्स में ये हो गया, 8 मिनट्स में वो कर लो, खत्म हो जाएगा फिर। और अच्छे से इंग्लिश के 25 से 30 अटेम्प्ट होते ही होते थे। और हर एग्जाम में 25-25 मार्क आते ही थे मुझे। 25-20, मतलब 25-27, कभी कभी 30 भी लिए है एक सेक्शन इंग्लिश में। और उसके बाद अब रीजनिंग। रीजनिंग में पजल जो आती है, सभी पजल डुएबल ही रहती है उसमें सर। 35 के हम्म, 35 ले ही सकते हैं। पर उसके लिए स्ट्रेटेजी ये रहती है कि पहले 8 मिनट में ये जो सब चीजें हैं, मतलब कम से कम 3 या 4 पजल आती है, 2 to 3 लाइनर वाली पजल ये। तो हमें क्या करना है कि मिसलेनियस पहले उठाना है। मतलब मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, किसी का एप्लीकेबल अलग हो सकता है। नहीं उसमें कोई भी बात। रिस्क रहता है, क्योंकि स्किप में भी टाइम जाता है। 20 मिनट्स में 35 करना है। पर मिसलेनियस जो रहते हैं इजी रहते हैं, इनइक्वालिटी वगैरह वगैरह। तो ये चीजें फटाफट फटाफट 8 मिनट में हो गई कि 12 मिनट में या 10 मिनट में आप 2-2 मिनट में एक पजल सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए स्पीड में आ ही जाती है। प्रैक्टिस करते करते मॉक कंटिन्यू देते रहना चाहिए। जो आप छोटे छोटे ये क्विजेस, उसका भी प्रैक्टिस किया तो भी स्पीड बढ़ जाती है। अगर एक आधी पजल अपने को पता है ये कर ही सकते हैं, तो पहले मिनट में भी कर सकते हैं हम। पर इसमें रिस्क रहता है कि ये पजल अगर मेरे से नहीं बनी तो मेरे 2-3 मिनट वेस्ट हो गए, उसमें अंडर प्रेशर आ जाता है। तो इसीलिए वो लास्ट में ही करना। हाँ, एटलीस्ट एक सेटिस्फैक्ट्री हाँ अटेम्प्ट आपने पहले कर लिए होते हैं तो कॉन्फिडेंस हाँ, परफेक्ट। कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, इसलिए पहले वही चीज करनी है मिसलेनियस, क्योंकि वो इजी पार्ट रहता है। तो वो चीज, उसके बाद सर अभी अगर आया मैथ्स, जिसका सबको डर रहता है, उसमें क्या करना है अब। सिंप्लीफिकेशन रहता है, ये रहता है अपना क्वाड्रिलेटरल, ये इनइक्वालिटी रहता है, वो चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली। ये अगर हो गया तो 10-15 मार्क ऐसे ही गेन हो जाते हैं। उसके हम्म, बाद इजी इजी वाले ये रहते हैं अपने पाई चार्ट, डायग्राम्स वगैरह। बिल्कुल। वो चीजों में 5-5 मार्क्स 2 to 3 मिनट्स में मिल जाते हैं। उसके लिए बेसिक कैलकुलेशन ही लगती है, ज्यादा कुछ नहीं। थोड़ा सा एनालिटिक्स, थोड़ा सा कैलकुलेशन, अगर ये परफेक्ट। चीजें भी मिलाई तो 20 to 25 मार्क मिल जाते हैं। और 25 मार्क इज इनफ इन मैथ्स। और अगर आपकी स्पीड अच्छी हो, आपका एनालिटिक्स अच्छा हो, तो आप बाकी के जो 10 मार्क के क्वेश्चन रहते हैं, जैसे टाइम एंड वर्क का, ये वाले ऐसे, तो ये चीजें भी आप करके 27, 28, 30 तक कर सकते हैं। अगर मैथ्स बहुत ही अच्छी रहे 35 भी ले सकते हैं। पर फर्स्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमें ये चीजें करनी पड़ेंगी कि सिंप्लीफिकेशन, हाँ, क्वाड्रेटिक। नंबर सीरीज वगैरह। हम्म, तो राइट। ये चीजें फर्स्ट कर लिया तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बिल्ड होता है। बिल्कुल। कभी अभी क्या एग्जाम में आता है कि फर्स्ट रीजनिंग खुलता है, कभी कभी मैथ्स खुलता है, लास्ट में इंग्लिश आता है। और वो जो 1 घंटा है उसमें जो आदमी पेशेंस से बैठ रहा है एकदम साइलेंस में, वो गेम समझ जाएगा। एक बार वो गेम समझ गया कि वो 80, 85, 90 मार्क्स आराम से लाएगा, कोई भी रहे। सिर्फ बेसिक्स होना चाहिए और पेशेंस। 1 घंटे का पेशेंस है सिर्फ। अरे यार नहीं आ रहा, छोड़ दो उसको, बाद में देख लेंगे, नहीं तो देखेंगे ही नहीं उसको। ये चीज अगर आ गई तो फिर सही बात। प्री तो क्लियर होना ही होना है। और मेंस में तो पूरा पेशेंस ही पेशेंस है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज मेरे को पूछनी है। जैसे जीए का आपने बताया 3-4 महीने का, कब पढ़ना है, कितना, कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, वो सब हम्म एक बार मेरे को, क्योंकि अब आपने पीओ निकाला हुआ है तो एक बच्चों की क्वेरी बहुत आती है पीओ मेंस को लेके। क्योंकि हम्म। क्लरिकल मेंस और पीओ मेंस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मतलब प्रिपरेशन यस सर। देखा जाए तो दोनों की, क्लर्क मेंस के लिए बिल्कुल अलग प्रिपरेशन चाहिए और पीओ मेंस के लिए अपने को क्वेश्चंस को टैकल करने की भी स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग है। तो पीओ मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? प्री अगर सोचे ना तो वो टिप ऑफ आइसबर्ग है, और मेंस है बॉटम ऑफ आइसबर्ग। वो इतना मतलब वास्ट आता है, थोड़ा कंसेप्चुअल रहता है, थोड़ा एनालिटिकल रहता है, थोड़ा बिल्कुल। रीजनिंग पावर सब यूज करना पड़ता है। पूरा मतलब 6 महीने का प्रिपरेशन एक ही एग्जाम में डालना पड़ता है। मेंस के लिए सर जीए का तो बैच लिया था मैंने। और डेली का जो है ना, जैसे न्यूज रहती है, सपोज अभी एक न्यूज पकड़ी है, अभी का जीएसटी रिफॉर्म का न्यूज आया है। कार का 28 था, 28%, तो अभी वो 18 पर आया है। एग्जाम में क्या पूछेंगे, कितने परसेंट से डाउन हुआ है। अभी बच्चे क्या सोचेंगे, अरे यार इसमें 18% ही नहीं है, जल्दी जल्दी में लिखना क्या है हमें। 28% से 80% पे आया है कार के लिए जीएसटी। तो वो पूछेंगे कि कितना परसेंट डाउन हुआ है या कितने परसेंटाइल में डाउन हुआ है, तो हमें सही बात। परसेंटेज निकालना पड़ता है। वो चीजें रहती है, अरे यार ये तो परसेंटेज में दिखा रहा है, अरे यार पढ़ाई नहीं हुई। ये पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट करती है।
या फिर डायरेक्टली पूछ लेंगे जीएसटी रिफॉर्म कब हुआ था, डायरेक्ट पीछे चल जाएंगे। ये आजू बिल्कुल। बाजू में भी पढ़ना पड़ता है थोड़ा। ये चीजें जीए में रहती है, मतलब आँख खोल के जिए देखो पूरा। और वैसे आप डेली जीए करना ही पड़ेगा। और एक न्यूज रीडिंग की हैबिट एग्जाम होने तक तो रखो। एग्जाम होने तक तो रखना ही पड़ेगा। उसके अभी भी बिल्कुल। देखता हूँ मैं, आदत तो हैबिट तो पड़ी चुकी है उसकी। अगर कोई न्यूज आते हैं जैसे अभी क्या सर, इंस्टाग्राम पे तो कचरा कचरा फैला हुआ है, वहां पे हम्म। ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे सभी। सही बात मैं है। तो यूज नहीं करता हूँ पर्सनली, मुझे पसंद नहीं हो, पर वो ये जो चीजें है ना, सोशल मीडिया, इससे इतना टाइम वेस्ट होता है क्योंकि उसमें सर फेक न्यूज बहुत ज्यादा आती है। गवर्नमेंट की भी न्यूज फेक आती है उसमें। इससे क्या होता है हम जो प्रिपेयर कर रहे हैं पीआईबी से वगैरह, जैसे आपका डेली का जीए का कोई बैच चालू है, वो पढ़ के पूरा पीआईबी से न्यूज कलेक्ट करके डाल रहे हैं, और उसमें एक फेक न्यूज पढ़ के ये कंफ्यूजन होता है। इसलिए सोशल फिर मीडिया से जितना दूर रहे उतना ठीक है। ऑफिशियल सोर्स पे ध्यान दे। और आपका जीए दक्ष बैच जो था उसका डिजाइन बहुत अच्छा था। उसमें कुछ लार्ज क्वेश्चन, कुछ छोटे बड़े ऐसे क्वेश्चन, पूरा मिक्सअप कैटेगरी वाइज क्वेश्चन। तो उसकी वजह से जीए का कभी तकलीफ गया नहीं। और लगे आपको तो एक अदर सोर्स भी पकड़ सकते हैं आप, अगर आपके पास उतना टाइम बचता है तो। अच्छा, क्वांट के लिए क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी मेंस में, पीओ मेंस में? क्वांट के लिए सर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि क्वांट्स का कैसा है, मेंस में 50 भी नंबर का रहा तो भी हमें 10 15 20 ही करनी है। तो उसके लिए ज्यादा पैनिक नहीं होना है। अब हमारा मेन फोकस होना चाहिए जीए और इंग्लिश पे। बिल्कुल। और रीजनिंग इजी आए तो रीजनिंग पे भी, क्योंकि मैथ्स जो है उसमें मैक्सिमम 20 25 के ऊपर अटेम्प्ट होते नहीं। तो वो जो की एरिया है, डीआई वगैरह, नंबर हम्म। सीरीज वगैरह, कुछ मिसलेनियस में, वो सर ढूंढ के, मतलब ये क्वेश्चन इजी है इसको मार्क करके रखना। बिल्कुल। 2 मिनट वेस्ट गए तो गए, पर पहले पूरा पेपर घूम के आना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, 10 15 20 मार्क भी मिल गए तो इजीली कवर हो जाता है। अच्छा, इंटरव्यू कैसा रहा था आपका? इंटरव्यू के लिए आपने क्या तैयारी करी थी, कैसा गया था इंटरव्यू, क्या पूछा गया था? इंटरव्यू सर इजी रहता है, इंटरव्यू मतलब ऐसा, इंटरव्यू में मुझे सर 95 मार्क्स थे। मैंने प्रेफरेंस डाले थे, वो उस हिसाब से मिला है मुझे। पर इंटरव्यू मतलब कॉन्फिडेंस लेवल है पूरा। मतलब ये मतलब झूठ नहीं बोलना है उनसे। आप कुछ भी बोल नहीं सकते, क्योंकि वो लोग 40 40 ईयर का एक्सपीरियंस है उनके पास। सही बात। आपने अगर एक भी झूठ बोला तो आप पकड़े जाएंगे वहां पे। सबसे पहले एकदम ऑनेस्ट रहना है इंटरव्यू में। दूसरी चीज कॉन्फिडेंस रखना है। अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको नहीं पता या आपके आउट ऑफ सिलेबस ही चला गया पूरा, तो आपको यही बोलना है कि सर सॉरी सर, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन और समथिंग दैट, जो आपने फ्रेम किया हुआ है सेंटेंस, तो सॉरी सर, ऐसा बोल सकते हैं। पर उनको गलत इंफॉर्मेशन देना ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अभी 2 साल हो गए मैं काम कर रहा हूँ, जो चीजें रेगुलर में पता चलती है वो सिलेबस में नहीं पता चलती। ये चीजें होती है। और इंटरव्यू में सर स्टार्टिंग में फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ये चीजें पूछी थी। उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन, नाबार्ड क्या है, रेपो रेट वगैरह, ये वो, एसीजेड क्या होता है, आपके फादर क्या करते हैं, आप यही जॉब क्यों करना चाहते हैं, ये क्वेश्चन तो पूछते ही पूछते हैं। बैंकिंग में हम्म। क्यों आना चाहते हो। आप ये नहीं बोल सकते कि जॉब सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी जहां बोला वहां पे इंटरव्यू के डायरेक्ट मार्क कट हो जाती। मतलब ये सिर्फ पैसे कमाने के लिए आए, ये चीजें नहीं होती। जैसे अभी बैंकिंग सेक्टर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, करियर ग्रोथ है, तो ये चीज आप बोल सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक आपका पॉजिटिव ये हो जाता है इमेज क्रिएट, और पॉजिटिव ही रहना है वहाँ पे। और चेहरे के एक्सप्रेशन वगैरह अच्छे रखने हैं, मतलब ऐसा नहीं कि गए हम लोग और ऐसे बैठे हैं उदास होके वहाँ पे, और टेंशन में बैठे हैं पसीना पसीना, कुछ नहीं, वो भी हम्म। कूल रहते हैं। वो पहले स्टार्टिंग में ऐसे लगते कि बहुत ऐसे, मतलब बहुत ही खड़ूस आदमी होगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा। बाहर जो लड़के बताते, पर पर्सन टू पर्सन वेरी होता है सर। वो आपको 2 मिनट में समझ जाते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपके सही पैटर्न बात। से, या आपके जो बोलने का तरीका है। एक टोन रहता है सर, एक बोलने का टोन रहता है। अगर आप पैनिक सिचुएशन में भी आप वही टोन मेंटेन करते हैं, और सही बात है। नॉर्मल सिचुएशन में भी वही टोन मेंटेन करते हैं, वो चीजें वो पकड़ लेते हैं जल्दी। उनको समझ में आता है ये कैंडिडेट है। और एक वैलिड रीजन रहता है आपके पास। सपोज कोई जॉब करके गया है तो वो पूछते हैं क्यों आ रहे हो आप। आपने बोला कि सर ऐसा हुआ, सर वैसा हुआ, सर मेरे को वो पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया, वो बोलेंगे फिर आपको ये भी पसंद नहीं आएगा, आप ये भी जॉब छोड़ दोगे। छोड़ दोगे, ये सही चीजें बात है। नहीं है, ये चीजें करनी पड़ती है।
और अगर आपको इंटरव्यू भी ड्राइव करना है, सपोज इंटरव्यू को ड्राइव कर सकते हैं, जो कि मैंने दो इंटरव्यू में किया था। आप लास्ट के आंसर में एक हिंट छोड़ सकते हैं, वो पकड़ भी लेते हैं, पर उनको वो समझ में आना चाहिए, वो रिस्की है सर। उसके लिए एकदम पेशेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड लगता है। सही बात है। कुछ चीजें सर आउट ऑफ द बॉक्स भी आएंगी आपको। मतलब अभी मुझे नाबार्ड में कुछ तो परसेंटेज पूछा था, इसका कौन सा परसेंटेज, जो कि हम कभी नहीं पढ़ते, सॉरी सर। पर जो चीजें पूछी वो एकदम कॉन्फिडेंस और एक पैरेलल टोन में रहता है, अपना एक बोलने का लहजा उसमें मेंटेन करके बोला तो हो जाता है बराबर। फैमिली बैकग्राउंड वगैरह ये भी चीजें पूछते हैं। जनरल आपके ही क्वेश्चन है, आपको ही देने वाले हो, ऐसा है। इंटरव्यू के लिए सर डरने की कोई चीज नहीं है, मैंने इंटरव्यू बहुत सारे अटेंड किए, कॉर्पोरेट हम्म। में भी किए, इधर भी किए। तो ये चीजें डरने वाली कुछ नहीं है। एक नॉर्मल हम्म। ड्रेसिंग सेंस में जाइए, एक टोन मेंटेन कीजिए, एक डेकोरम मेंटेन कीजिए वहाँ का, चलने बैठने उठने से। बस सही बात। टाई लगाने की जरूरत नहीं है, ब्लेजर पहनने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वहाँ ब्लेजर पहन के जाते हो तो वो ओवर ड्रेस हो जाता है, ये जनरली मैंने देखा है। क्योंकि वो आदमी कभी ब्लेजर नहीं पहनता है, टी शर्ट नाइट वेयर में रहता है दिन भर, और अचानक ब्लेजर पहन के जाता है वहां पे, तो तो ये कहीं ना अनकंफर्टेबल हो कहीं, जाता है। हाँ, अनकंफर्टेबल है, सही बात है। अच्छा हेमंत, जैसे आपका जो एक्सपीरियंस रहा तैयारी के लिए, और अब एक बैंकिंग सेक्टर में आपको काम करते हुए एक समय हो गया, तो जो लोग फ्रेशर हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं कुछ टाइम पीरियड से, उनके लिए कुछ आप एक बताना चाहें उनको, मतलब कैसे शुरुआत करें और सारी चीजों के लिए एक कंक्लूड करना चाहें अपने स्टेटमेंट के साथ। सर जो अभी नए लोग आ रहे हैं, तो उनको ये कहना चाहता हूँ, एक अच्छा सोर्स ढूंढिए, क्योंकि इसमें गाइडेंस इंपॉर्टेंट है। एक बार गाइडेंस ले लीजिए, और क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है ये चीजें एनालाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, बिल्कुल। उसमें आपको सब चीजें दिखेंगी, कितना वेटेज है, ये टॉपिक तो कितना है, वो टॉपिक तो कितना है। ये चीजें एनालाइज करने के बाद प्री में क्या आता है, मेंस में क्या आता है, एक बार उसका रोड मैप यहाँ बैठ जाता है। एक बार आप उसमें अगर घुस गए बराबर से, तो ये चीजें ऑटोमेटिक फिर आप कर लेते हैं। प्री मेंस इंटरव्यू, या कोई क्लरिकल दे रहा है तो प्री मेंस उसका वो भी हो जाता है। पर ये चीजें ऐसे रखनी है दिमाग में, ये क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन आने वाले, ये मुझे पता है, और ये फ्रेम में ही जाना है मुझे। ये एनालिसिस से ही आएंगे। आप हम एनालिसिस वगैरह करते हैं हम, तो उसको अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, कुछ टॉपिक छोड़ दो डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग सभी क्वेश्चन अटेंड कर नहीं सकते सिचुएटेड बिल्कुल। टाइम में। पर चीजें कौन सी छोड़नी है, कौन सी रखनी है, पर जो चीजें रख रहे हैं हम, उसमें हमें मार्किंग रखनी पड़ेगी। नहीं तो सपोज टाइम वर्क, फॉर एग्जांपल एक टाइम एंड वर्क है, या बोटन स्ट्रीम है, इसके मैं बेसिक बेसिक पढ़ के जाता हूँ, और क्वेश्चन में आ गए डायनासोर जैसे क्वेश्चन, और यार सही ये बात। तो पढ़ के गया था मैं, और बहुत ही डिफिकल्ट आया, वो ऐसा नहीं है। उसको करना है तो पूरा होल एंड सोल, और बाकी कुछ छोड़ दो आप, जैसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन रहता है, ये चीजें, या मेंसुरेशन रहता है, ये वाली चीजें छोड़ दो आप, डायरेक्टली मैं बोलता हूँ छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं उसकी भी। क्योंकि क्या होता है, ये चीजें अटेम्प्ट करने में और प्रिपेयर करने में टाइम लगता है। तो कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना नहीं है, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और जीए वगैरह के लिए आपका बैच ले सकते हैं, क्योंकि मैंने वहां से प्रिपेयर किया है, उससे मुझे अच्छे मार्क आए, 20-25 मार्क्स डिफिकल्ट एग्जाम में भी आए। और अदर्स, और जैसे यूट्यूब पर फ्री अपना डीडी नेशनल का रेडियो आता है, वो भी सुनना चाहिए। उसमें बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट आता है, क्योंकि वो कंटेंट जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये न्यूज ऑन एयर का, वो चीज में ओरिजिनल गवर्नमेंट की न्यूज रहती है सर, पीआईबी से। बिल्कुल। हम वो चीज कर सकते हैं, 10 मिनट जाएंगे, रेडियो सुनना बड़ी बात नहीं है। ये ओल्ड फैशन लगता है, पर वो चीजें वही से आती है। सही बात है। ओरिजिनल चीजें आपको वहां से मिलेंगी। ओरिजिनली चीजें सर। हाँ। बिल्कुल। और अभी स्टूडेंट के चैलेंजेस अलग अलग रहते हैं, ये तो प्रिपरेशन तो चलता रहेगा सर, पर आउटर चैलेंज भी रहते हैं। ये तो चीजें हम टैकल कर लेंगे कि ये अपने हाथ में है, ये मैं मार्क नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, पर उसके अलावा भी बाहर की चीजें रहती है। बिल्कुल। जैसे घर वालों को, किसी को प्रेशर, किसी हम्म। को लड़की को शादी का प्रेशर रहता है, किसी को वो ताने मारते हैं कोई, अरे यार कब से पढ़ रहा है तू, और कुछ नहीं होता इसमें, कुछ नहीं पढ़ा जॉब में, ये वो, ये चीजें आएंगी। इनको आने बिल्कुल। देना है। ये चीजें आने के बाद देखना है, एनालाइज करना है सिर्फ, करना कुछ नहीं है। हाँ भाई ठीक है, हाँ भाई तू भी ठीक है, बाद में देख लेंगे। तो ये चीजें होती है सर, ये बिल्कुल। इंसल्टिंग जो चीज है, ये चीजें बनाएंगे आपको।
बिल्कुल। मैंने तो जॉब छोड़ा था, अच्छा जॉब था, पैकेज वगैरह सब अच्छा था, ये वो जॉब, 2-3 जॉब स्विच करे। मुझे बहुत लोगों ने बोला अरे कुछ नहीं होगा अभी, गया तू, ऐसा गया वैसा गया, ये जॉब में क्यों आ रहा, अभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि प्रिपरेशन लेट चालू की थी, जब लोग छोड़ते हैं तब मैंने चालू की थी। और एक तो वो तैयारी को गैप चीजें, भी हो जाता है ना कि अपन इंजीनियरिंग करके सीधे तैयारी करते हैं तो एक इम्पैक्ट अलग होता है, और एक जॉब करने के बाद जाते हैं तो चीजें ये भी होता है कि बहुत सारी चीजें दिमाग से निकल भी जाती हैं। जब लोग ये छोड़ देते हैं एट द एज ऑफ 28, मैंने चालू किया था सब छोड़ के, ये करना ही नहीं है। पर वो क्या है, नए स्टूडेंट को बोलना चाहता हूँ, हमें बिल्कुल। इतना फोकस रखना है। तूफान तो आके जाए, आके चला जाएगा, और हमें शांत रहना है, क्योंकि तूफान से तो लड़ नहीं सकते। सही हमें बात। शांत रहना है, एकदम स्टैंड स्टिल एकदम। कोई भी चीज है, अपना जो डेकोरम है, मेंटल स्टेट का वो सिंपल रखना है। अगर सुबह झगड़ा भी हो गया तो दोपहर को मेंस का एग्जाम देने जाना है, ये चीज है। क्योंकि परफेक्ट। ये चीज मेरे साथ हुई है। मेंस के एग्जाम के टाइम में सुबह मैं बाइक लेके गया था, तो बीच में एक आदमी ने आके गाड़ी ठोक दी थी मेरी, ये जो एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, तो ठोक दी गाड़ी उसने। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जान दो। और ये छोड़ के वो उसने झगड़ा झगड़ा उसने किया नहीं, मतलब मैंने करने नहीं दिया, मैंने बोला ही नहीं उसको कुछ, क्योंकि एग्जाम इम्पोर्टेंट था। वो उसने करा, मैं एग्जाम को चला गया शांति से एकदम, जान दो गाड़ियां तो 1000 आ जाएंगी, एग्जाम ही किया आएंगी वाला। तो वो चीजें जो है, मेंटल स्टेट अपना, क्या गाड़ी है हो जाएंगी रिपेयर, और वहां जाके एग्जाम में परफॉर्म करके आ गए, फिर वो रिजल्ट ही आता है। ये कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। पेशेंस लेवल हो जो मेंटेन करना है, ये चीजें बैंक में भी काम आती है। कभी कभी रश रहता है, कई कई कस्टमर चिल्लाता है, ये रियल लाइफ में भी काम आती है। पर हमें क्या कर, ये नए स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, एक तो वो सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, मैं खिलाफ नहीं उसके। पर आपका ऑलरेडी कुछ ही स्टेटस नहीं है, फिर भी आप स्टेटस लगाते घूम रहे हो, ये कोई चीज नहीं हुई है। सही बात है। दिन का कम से कम 3-4 घंटा उसमें बर्बाद करते हैं, और ये रील्स आया, ये आया, वो आया, ये चीजों में कुछ नहीं पड़ा है। क्योंकि अल्टीमेटली कोई पूछता नहीं इनको। पेशेंस इतना रखना है, एकदम शांति, एग्जाम के टाइम में कोई चीजों का ये नहीं, दुनिया गई भाड़ में, सिर्फ एग्जाम पे ध्यान देना। ये चीजें अगर आप समझ गए, मतलब स्टूडेंट नए वाले, तो ऑटोमेटिकली एक नहीं, दो नहीं, 4-4 एग्जाम क्लियर होते हैं। एक बार अगर ये गेम समझ गए तो हो जाता है पूरा। और वैकेंसी अच्छी निकल रही है अभी भी। कोई बिल्कुल। बोलेगा ना वैकेंसी नहीं निकलती, ये नहीं होता, अभी आरआरबी की एग्जाम के आए हैं, रूरल बैंक के, एकदम अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो। तो उसमें भी कर सकते हैं। हमारे टाइम में कितना आया था आरआरबी का, आई थिंक 7000 या 8000 कुछ तो आया था। अभी आई थिंक 13 है ना, 13 या 12-13,000। 14। हाँ, तो मैं ज्यादा है सर ये। अभी पीओ का उससे ज्यादा आएगा। और कोई बोलता है ना प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, ये चीजें होने वाली है, ये कुछ नहीं रहता है। अभी प्राइवेटाइज नहीं होगा, अभी सिर्फ मर्जर होगा। मर्जर में आप प्राइवेट नहीं हो रहे हैं, मतलब ज्वाइंट हो रहे हैं, मर्जर ही। हम्म। तो उसमें आपका जॉब तो सिक्योर ही रहने वाला है। गवर्नमेंट अपने एसेट बेचेगा, लॉस में गया तो भी गवर्नमेंट एसेट नहीं बेचता है, मर्ज कर देता है बैलेंस करने के लिए। बिल्कुल। तो ये चीजें रहती है, सिर्फ फोकस रखना है। और जो नए स्टूडेंट है उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, कि जो भी चीज करना है वो ईमानदारी से करिए। इतना ईमानदारी से करिए कि आपको ही पता होना चाहिए, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अल्टीमेटली गुड इनपुट इक्वल टू गुड आउटपुट आएगा, बाकी कुछ ही नहीं बिल्कुल। करना है। चलिए हेमंत, अच्छा लगा आपसे बात करके, और जो चीजें आपने बताई हैं कहीं ना कहीं जो मतलब अगर ये चीजें इम्प्लीमेंट स्टूडेंट करता है तो डेफिनेटली बहुत जल्दी सिलेक्शन होगा। और अभी मतलब इस साल तो नंबर ऑफ वैकेंसीज भर के हैं, मतलब भर पिछले के। कुछ सालों से सबसे ज्यादा वैकेंसी इस साल है। चाहे हम, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम 2 बार हो चुका है इस साल, एसबीआई पीओ 2 बार हो चुका, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, एलआईसी डबल एओ, एसबीआई सीबीओ। अगर सीरियसली कोई तैयारी कर रहा है तो मेरे को लगता है ये साल सिलेक्शन का बन सकता है। थैंक यू यस हेमंत। सर, थैंक यू सर।